हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जगमोहन बलोकरा की बुक अलौकिक हिमाचल, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। हमारा जो एग्ज़ाम्स का मेन मोटो रहेगा वो रहेगा HAS, ठीक है, अलाइड सर्विसेज, और एक टेस्ट होता है NT नायब तहसीलदार का। इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो विस्तार से पढ़ेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट ऊना, तो शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से, ठीक है। तो ऊना जो है फ्रेंड्स, ऊना समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 750 मीटर। ऊना जो ज़िला है फ्रेंड्स, इसकी जो राजधानी है वो ऊना में ही है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 750 मीटर। ओके। भाषा यहाँ पे पहाड़ी, पंजाबी व हिंदी भी बोली जाती है। कुल क्षेत्रफल यहाँ पे 1540 वर्ग किलोमीटर है। 1540 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है ऊना। ऊना 31 डिग्री 21 मिनट तथा 31 डिग्री 50 तथा पूर्वी देशांतर में है। इसके अलावा यह 71 डिग्री 55 मिनट तथा 76 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इन डिग्रियों की याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो इस तरह याद कर सकते हैं। 31 21 31 50 और 71 55 76 28 उत्तरी अक्षांश। ओके, तो आगे देखिए। ऊना जिला प्रत्येक दृष्टि से अपनी प्राचीन परंपराओं के कारण प्रदेश भर में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। यह क्षेत्र जो है मैदानी एवं पहाड़ी लोक जीवन की विशेषताओं को अपने में संजोए हुए है तथा इस कारण इस जिले का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व है। ऊना जिले की सीमाएं एक ओर से हिमाचल प्रदेश तथा दूसरी ओर से पंजाब के साथ लगती है। ऊना जिला के पूर्व में हमीरपुर है, पूर्व में बिलासपुर है, उत्तर में कांगड़ा है तथा पश्चिम व दक्षिण में क्रमशः पंजाब के रूपनगर व होशियारपुर जिले हैं। तो ऊना का मैप जब आएगा उस वक्त हम इसकी जो बाउंड्रीज है वो पढ़ेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से ऊना जिला को 2 उपमंडलों तथा ऊना तथा अंब में विभाजित किया गया है। यहाँ 3 उप तहसीलें, यहाँ जो है 3 तहसीलें हैं, ऊना, अंब और बंगाणा, ठीक है। ऊना, अंब और बंगाणा यहाँ पे जो तहसीलें हैं, यहाँ 2 उप तहसीलें हैं। एक का नाम है हरोली और दूसरी है भरवाई, ठीक है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण ऊना जिले को अंब बंगाणा तथा गगरेट विकास खंड में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जिला ऊना का क्षेत्र 1540 से, जैसे हमने पढ़ा था, 1540 वर्ग किलोमीटर है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 30,70,269 थी। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 1200 मीटर तक है, मतलब 1200 मीटर तक अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। तो जो मेन ऊना है, जो इसकी राजधानी है, जो हेडक्वार्टर है, यहाँ की ऊंचाई 350 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ की ऊंचाई 1200 मीटर। ऊना क्षेत्र अत्यंत रमणीय है। ऊना तथा गगरेट का कुछ भाग समतल है, जबकि अन्य सभी क्षेत्र ऊंची चोटियों एवं पर्वतों के आंचल में स्थित है। ऊना जिले में 16 सिंगीधार एवं शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 16 सिंगीधार जो है कहाँ पे है, तो यह ऊना में है, ठीक है, ऊना। एक है शिवालिक पर्वत तो ऐसे आता दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी, बट ये जो मेनली है यह ऊना में इसकी मौजूदगी रहती है। ऊना क्षेत्र को स्वां नदी बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। तो एक नदी है स्वां नदी, ध्यान से याद रखना अपनी चीज़, स्वां नदी। यह ऊना को 2 बीचों बीच बराबर भागों में बांटती है। बरसात के दिनों में स्वां नदी भूमि कटाव एवं बाढ़ की समस्या पैदा कर देती है। ऊना जिले में पर्वतीय भागों में हरे भरे जंगल एवं क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ के जंगल में अनेक प्रकार के जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। ऊना के विविध भागों में शीशम, खैर, कीकर, पला, डेक, आम, बेर, जामुन, सफ़ेदा, चीड़ आदि पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ मेन अभी आया हमारे पास स्वान नदी। स्वान नदी इसको 20 भागों में बांटते हैं, ठीक है। यहाँ विद्यमान ऋतुओं के विविध रूप जनमानस को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। ऊना जिला में अत्यंत ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद ऋतुएं होती है। बसंत ऋतु में फागुन, चैत्र, वैशाख, ग्रीष्म, ज्येष्ठ एवं आषाढ़, वर्षा ऋतु सावन, भाद्रपद, आश्विन आदि माघ मास आते हैं। देखो इसकी इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ऊना का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जिसको हम बोलते हैं भूमिका। ये मैंने ऊना की जो है, ऊना के बारे में जो है भूमिका पढ़ ली है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है ऊना का नामकरण। आगे हम पढ़ेंगे ऊना का नामकरण। नामकरण से मतलब ये है कि भाई ऊना का जो है नाम कैसे ऊना पड़ा, ठीक है, वो है यहाँ पे कहने का अर्थ। तो इसके पीछे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ऊना के नामकरण के पीछे अनेक कहानियाँ हैं, अनेक स्टोरियाँ हैं, जिससे कि ये अलग अलग वो परिभाषाएँ दी जाती है। तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपके मेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ऊना के नामकरण के संबंध में भिन्न भिन्न मत है। बाबा कलाधारी, एक बाबा है, इनका नाम है कलाधारी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा कलाधारी जी डेरा बाबा नानक गुरदासपुर में आकर ऊना में बस गए थे, ठीक है। गुरदासपुर जो पंजाब का एरिया है वहाँ से आके हो ऊना में बस गए थे, ठीक है। उनका नाम था बाबा कलाधारी। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने अनुयायियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का बखान सुनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, अंतिम गुरु मानते जो सिखों का गुरु ग्रंथ, एक ग्रंथ होते हैं इनके, ठीक है। इनके जो इनकी वाणी का बखान सुनाया कलाधारी बाबा जी ने वहाँ पे ऊना में। इस प्रकार श्रद्धालु प्रवचन सुने ही तो उनकी ओर आकर्षित हुए थे लोग वहाँ पे। मतलब वो गुरु ग्रंथ साहिब के जो प्रवचन है वो बताते थे, तो लोग वहाँ पे अक्सर उनके प्रवचन सुने आते थे। तो फिर क्या हुआ, यह क्रम जो है फ्रेंड्स निरंतर कई वर्षों तक चलता रहा। क्रम यह चलता रहा, प्रवचन सुने आते रहे लोग, ठीक है। बाबा कलाधारी जी मृत्यु के पश्चात बाबा साहिब सिंह बेदी ने गुरु की गद्दी का उत्तराधिकार संभाला था। क्या हुआ था कि बाबा कलाधारी जी की मृत्यु के पश्चात बाबा साहिब सिंह बेदी ने गुरु की गद्दी का उत्तराधिकार संभाला था। तो जब कलाधारी जी की डेथ हुई तो उनके बाद गुरु बने थे बाबा सिंह बेदी, ठीक है, बाबा सिंह बेदी। इस संबंध में प्रचलित व्याख्यान के अनुसार जब कोई भी संत महात्मा कलाधारी जी का समाचार पूछते तो बाबा जी अपने तर्जनी से संकेत करते हुए कहते कि ये सब उन्हीं दी माया है। इसी कारण फ्रेंड्स उन्हीं दी माया, उन्हीं इन्होंने बोला ना, उन्हीं दी माया है। तो इसी कारण जो है यहाँ का नाम उन्हीं से पड़ा ऊना। ऐसा माना जाता है कि जो कलाधारी बाबा जी उनसे जब कोई हाल चाल पूछने आते थे तो फिर उनसे बोलते थे कि वो क्या बोलते थे, यह सब उन्हीं की माया है, उन्हीं दी माया है, ठीक है। अर्थात उन्हीं की माया है। अतः ऊना शब्द ही बाबा जी की आश्रम स्थलों के लिए प्रचलित हो गया। ऊना शब्द ऊना का ही अपभ्रंश रूप है। तो बाबा जी बोलते थे कि ये तो ऊना दी माया है, भगवान के लिए बोल रहे थे वो, ऊना दी माया है। तो ऊना से पड़ा ऊना, ठीक है। अतः ऊना का नाम बाबा कलाधारी जी की आश्रय स्थलों से जुड़ा हुआ है। ऊना का नामकरण यहाँ पर विद्यमान एक ऊना नामक पर्वत से भी है। देखिए एक स्टोरी तो ये थी बाबा कलाधारी की। दूसरी स्टोरी क्या है कि यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है ऊना पर्वत है। ऊना पर्वत को ऊना टिब्बा भी कहते हैं। ऊना पर्वत को क्या कहते हैं, ऊना टिब्बा। यहाँ विद्यमान ऊना पर्वत अर्थात ऊना टिब्बा पर ही बाबा कलाधारी जी ने सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का बखान सुनाना आरंभ किया था। यह पर्वत 3 तरफ से कटा फटा हुआ है, इसलिए इसे ऊना कहते हैं। देखिए मान लो एक पर्वत है, ठीक है, यह 3 तरफ से कटा फटा होगा, तो इसलिए जो है यहाँ का नाम क्या पड़ा, इसको क्या बोलते थे, ऊना, ठीक है। तो एक पर्वत के नाम से भी जो है यहाँ पे ऊना का नाम बताया जाता है, जिसका नाम है ऊना पर्वत या ऊना टिब्बा। इस पर्वत के कारण इस क्षेत्र को ऊना का नाम दिया गया,
ठीक है, ऐसी यह मान्यता है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी स्टोरी हमने पढ़ी। तीसरी स्टोरी क्या है ऊना के नामकरण के पीछे? ऊना के नामकरण के संबंध में एक अन्य जनश्रुति प्रचलित है। जनश्रुति है ये, जनश्रुति होती है कि एक बताया जाता है कि लोगों के द्वारा कि भाई ऐसा होता है, ऐसा हुआ था। तो जिसमें कहा गया था कि ऊना क्षेत्र हमेशा ही उष्ण अर्थात पौना ही रहता है। कहते हैं कि ऊना जो क्षेत्र है ना, ऊना क्षेत्र हमेशा उष्ण या पौना रहता है। पौना मतलब 3/4 ही रहता है। इसका कभी भी पूर्ण विकास नहीं हुआ था। यदि किसी एक भाग को विकसित किया जाए तो दूसरा भाग उजड़ जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को ऊना का नाम दिया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊना क्षेत्र के नामकरण के संबंध में ऊना पर्वत या टिब्बा अधिक सार्थक प्रतीत होता है। तो एक तीसरी कहानी क्या थी कि यहाँ पे जो है, जो ऊना मान लो एक ऊना है, ये ऊना है मान लो, ठीक है। तो इसका जो पौना भाग जो है, मतलब 3/4 भाग जो है यह उसमें यदि एक भाग फल फूल रहा है, यहाँ पे अच्छी हरियाली, तो दूसरा भाग जो इसका लास्ट का भाग है वो सूख जाता है। मतलब यहाँ पे आधा अधूरा चीज़ रहती है। ठीक है, तो एक कहानी ये भी, इसलिए इसको ऊना कहा जाता है। ठीक है, 3 कहानी हमने पढ़ी है। एक तो बाबा कलाधारी जी की, दूसरी जो ऊना पर्वत की, और तीसरी थी ये जनश्रुति जो 3/पौना भाग जो इसका सूखा रहता है, ये वाली। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स ऊना का जो नाम हुआ था, मुझे लगता है जो यहाँ पे पर्वत है उसी कारण शायद यहाँ का नाम पड़ा होगा। मैं इस पॉइंट की तरफ ज़्यादा वो दे दूँगा अपने विचार। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है यहाँ से, ऊना क्षेत्र में विभिन्न वर्गों समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू रीति रिवाजों के अतिरिक्त यहाँ सिख मुसलमान भी निवास करते हैं। ब्राह्मणों में शाश्वत गौड़, आचार्य, पंडित तथा अपाहिदा आदि उप प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में राजपूत, मियाँ, ठाकुर है। वैश्य में शूद्र जाति के लोहार, कुम्हार। देखिए यार, यहाँ पे ये लोगों के रहन सहन के बारे में बता रहे हैं। हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और बहुत ही प्रेम पूर्वक से यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है नाई का काम हजामत बनाना होता है। तरखान द्वारा लकड़ी का काम किया जाता है। कुम्हार का कार्य मिट्टी के बर्तन बनाना होता है। लोहार का द्वारा लोहा बनाया जाता है। डुमने जो होते हैं यो बांस टोकरे तथा छावड़े बनाते हैं। जाट एवं सयानी खेती करते हैं, अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। सभी जातियाँ जो हैं यहाँ पे परस्पर प्यार से रहती है। अलग अलग जाति, धर्मों और समुदाय के लोग यहाँ पे समान भाव से रहते हैं। तो ये ऊना के बारे में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने ऊना का नामकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद यह फिनिशिंग इस तरह से हम कर सकते हैं एग्ज़ाम पे। ठीक है, अगला है कुटलेहड़ रियासत। कुटलेहड़ रियासत के बारे में पढ़ते हैं। कुटलेहड़ की रियासत जसवा की पहाड़ी तक फैली हुई थी। चौकी और कुटलेहड़ इसके मुख्य भाग थे। यह रियासत कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, तो कुटलेहड़ एक रियासत थी जो कि कांगड़ा के अधीन आती थी। इस क्षेत्र की जो है सबसे छोटी रियासत थी कौन सी? कुटलेहड़। इस राज्य की स्थापना 10वीं या 11वीं शताब्दी में एक शासी व्यक्ति जसपाल ने की थी। तो फ्रेंड्स, कुटलेहड़ की स्थापना किसने की थी? जसपाल ने। उसने कुटलेहड़ और तलहटी के कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन करके कुटलेहड़ में रहना आरंभ किया और बाद में अपनी राजधानी को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुटलेहड़ की स्थापना की थी जसपाल ने। ठीक है, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। एक जो अंग्रेज़ था उसका नाम है जॉर्ज कॉर्नेक बोर्नेस, जिसने सबसे पहले कांगड़ा का भूमि बंदोबस्त कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिए कि जॉर्ज कॉर्निक बोर्नेस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो कांगड़ा में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त का आयोजन कराया। बारनेस। ठीक है, उसका कहना यह है कि जसपाल मुरादाबाद के निकट स्थल से आया था। अब जसपाल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा
कि जो जॉर्ज कॉर्निक बॉर्नेस था उसका कहना यह था कि जसपाल जो है मुरादाबाद के निकट से आया था, परंतु कूटलेहड़ राज परिवार के निजी कागज पत्र से पता चलता है कि कूटलेहड़ का संस्थापक जसपाल पूना के राजा का पुत्र था और अपनी लिए नई भूमि की खोज में इस क्षेत्र में यह आया था। ठीक है, बॉर्नेस क्या बोलता है कि जो ये जसपाल था वो मुरादाबाद से आया था, लेकिन जो उसके घर में ख़ानदान में जो उसके पत्र मिले हैं, चिट्ठियाँ मिली है, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, तो उससे पता चलता है कि वो जो है पूना से आया था। यह नया अपने लिए कुछ भूमि चाहता था और ये ऊना में आ गया होगा और उसने यहाँ पे कोटलेहड़ रियासत या कांगड़ा में आके कोटलेहड़ रियासत की स्थापना की होगी। ठीक है, इस वंश ने 40 पीढ़ी तक राज किया। इसका आधिपत्य चौकी, कोटलेहड़, मनखड़ी और तलहटी पर रहा। अन्य कांगड़ा क्षेत्र की पहाड़ी रियासतों की तुलना में यहाँ शांति रही, क्योंकि सल्तनत तथा मुगलकालीन साहित्य में कोटलेहड़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कोटलेहड़ परिवार के पास कुछ मुगलों की संदेह है। 1753 में अहमद शाह दुर्रानी ने कांगड़ा के राजा घमंडचंद को पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया। 1753 में जो है ना फ्रेंड्स, जो अहमद शाह दुरानी है, अहमद शाह दुरानी, ठीक है, अहमद शाह दुरानी ने जो है किसको, घमंडचंद को जो है, घमंडचंद को पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार घोषित किया था 1753 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद शाह दुरानी ने किसको, घमंडचंद को। तो चलिए थोड़ा ऊना का मैप देखते हैं, मैप के ऊपर आती है अब। देखिए ये एक बाउंड्री ऊना की ये यहाँ से आती है, तो ऊना की ये बाउंड्री देखिए कांगड़ा के साथ लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये है कांगड़ा। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बाउंड्री इसकी यहाँ से भी लगती है। ये डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। ओके, और एक बाउंड्री इसकी यहाँ भी लगती है, ये डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। और जो बाकी यहाँ से जो बचा आपके, ये है पंजाब। अब ज़रा इसकी दिशाएं देखते हैं। ये सपोज करो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो हमीरपुर है इसका, हमीरपुर होगा इसका पूर्व तथा दक्षिण में जो है आपके हमीरपुर और बिलासपुर आते हैं। हमीरपुर आता है पूर्वी और दक्षिणी भाग में, बिलासपुर भी आता है पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में। ओके, और जो कांगड़ा आता है उत्तरी भाग में आता है। ठीक है, उत्तर में कांगड़ा आता है, दक्षिण में आता है आपका पंजाब। ओके, तो आप यहाँ देख रहे होंगे अम्ब, यह है ऊना, ये हरौली, यहाँ पे यह है बंगाणा। ओके, तो एक आपकी रिवर यहाँ पे दिख रही होगी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बारी रिवर दिखा देता हूँ। ये स्वां रिवर, देखिए ये जो हमने पढ़ा ना, स्वां नदी, ये दिस वन, ये स्वां नदी है फ्रेंड्स। ये हो जाती है ऊना के बीचों बीच। बरसात में ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो विध्वंसक कार्य करती है, यहाँ पे बाढ़ बूढ़ आती है बहुत सारी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है, तो अहमद शाह दुरानी ने जो है घमंडचंद को 1753 में जो है पहाड़ी रियासत का राजा बनाया था। उसने उसके बाद क्या किया था, उसने कोटलेहड़ के चक्की इलाके पर अधिकार किया। ठीक है, संसार चंद ने सारे कोटलेहड़ क्षेत्र पर कब्जा किया, परंतु गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। ठीक है, फिर गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो वह क्षेत्र कोटलेहड़ के राजा को वापस मिल गया। 1809 में सिखों ने अपने अधीन इसे कर लिया था। सिखों ने इसे अपने अधीन कब किया था, 1809 में। 1825 में सिख सेना ने कोटलावाह का घेराव किया। राजा नारायण पाल अंत तक मुकाबला करता रहा। 1845 ईस्वी के पहले सिख युद्ध के समय में सिखों को वहां से निकाल दिया। युद्ध के पश्चात राजा को जागीर प्रदान की गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊना का हिस्ट्री था। अब है जिला ऊना में विद्यमान विविध ऋतुओं का वर्णन। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है मेंस एग्ज़ाम में कि ऊना ज़िले के जो वहाँ पे ऋतु हैं उसके बारे में जो है विस्तार से नोट लिखे। तो ऋतुओं का वर्णन हम करते हैं। सबसे पहले ऋतु यहाँ की बसंत ऋतु।
बसंत ऋतु आपको पता होगा फ्रेंड्स, बसंत क्या होता है? बसंत बोलते हैं ना कि बसंत की बहार। बसंत होता है जब हम कभी देखते हैं पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आते हैं, नए फूल लगते हैं और सारा मौसम बहुत ही अच्छा जगमगा जाता है हमारे चारों तरफ। हर एक झाड़ी, हर एक पेड़, हर एक फूल, उसमें मतलब नई नई चीज़ होती है, पत्ते, फूल, टहनियाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं बसंत, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिला ऊना में बसंत ऋतु फरवरी अप्रैल के आगमन के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। मुकुलित पुष्प वातावरण को सुगंधमय बना देते हैं और चारों ओर भंवरों की गूंजन सुनाई देती है। देखिए मैंने बोला था ना, जब फूल होते हैं इसमें तो भंवरे तो आएंगे वहाँ पे। ऐसे में वातावरण की सरसता एवं मादकता जनमानस को मंत्रमुग्ध कर देती है। बसंत ऋतु में फागुन मास से लेकर वैशाख मास तक अलौकिक एवं आहदामय वातावरण बना रहता है। ऊना क्षेत्र में फागुन मास प्रारंभ होते ही सर्दी समाप्त हो चुकी होती है। जनमानस के हृदय में हर्ष उल्लास भरा होता है। चैत्र मास में बसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन काल में होती है। इस समय पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, इसमें चारों ओर हरियाली और सुगंधमय वातावरण होता है। इस मास के आरंभ से यहाँ नए वर्ष का शुरुआत होती है। ऊना क्षेत्र में वैशाख मास के आगमन के साथ ही लोग कृषि कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। इस मास में गर्मी पड़ने लगती है। गर्मी बढ़ने पर लोगों को ठंडा व शरबत भी पिलाया जाता है। वैशाख मास में यहाँ फसलें पक कर तैयार हो जाती है। सिंपली आपने इतना रखना है, मतलब जैसे यार हर जगह बसंत आता है, ऊना में भी वैसा ही आता है। यहाँ कोई स्पेशल बसंत नहीं आता, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये चीज़, बट आपने लिख लेना इस ऐसा सा कुछ। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु है गर्मी। जिला ऊना में गर्मी की ऋतु जो है अप्रैल जून में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, ठीक है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत ज्येष्ठ व आषाढ़ मास आते हैं। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है। धूल भरी आंधियाँ यहाँ पे चलती है। गर्म हवाओं में से लोग छटपटाने लगते हैं। ऐसे में नदी नाले एवं तालाब सूख जाते हैं। कुछ स्थानों पर पेड़ों की छाया में पानी से भरे घड़े व पंखा रखने की प्रथा भी है। आषाढ़ मास में भी भीषण गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन वर्षा की बूंदों में भीषण गर्मी से राहत मिलती है। आषाढ़ मास में गर्मी अपनी कठोरता से जारी रहती है, पर वर्षा की रिमझिम बूंदों से भी प्रकृति नहा जाती है। भीषण गर्मी, देखिए यार ये रटने की ज़रूरत नहीं है इतना, मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं ऊना में खुद रहा हूँ काफ़ी दिन। यहाँ की गर्मी फ्रेंड्स बहुत ख़तरनाक होती है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और यहाँ पे मतलब गर्मी में बिना पंखे कोई रह नहीं सकता, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। प्लेन एरिया है, सूरज की किरणें जो है सीधी समतल पड़ती है, तो गर्मी तो होगी। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो फिर आपको पता है कि जैसे जहरीली गैसें बनती है यहाँ पे, जो हमारे वातावरण को एक ग्रीन हाउस जैसा बना देता है, जो कि सूरज की किरणें अंदर तो ले लेता है, लेकिन सूरज की किरणें बाहर नहीं जा पाती। इस कारण यहाँ पे जो है लू चलती है फ्रेंड्स ऊना में। इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगला है वर्षा ऋतु। वर्षा भी सेम टू सेम जैसे और जगह होती है, यहाँ पे भी ऐसी ही वर्षा होती है, फिर भी पढ़ लेते हैं। जिला ऊना में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। यहाँ पर वर्षा की ऋतु विशेष आमोद प्रमोद की ऋतु मानी जाती है। वर्षा प्रारंभ होने पर लोग जीवन उल्लसित हो उठता है। ऐसे में घनघोर घटाओं का उमड़ना, पपीहे का शोर, मोर की कुहुक एवं बिजली के कौंधने से प्रकृति के प्रत्येक कण में नई दीप्ति चमकने लगती है। देखो ये तो ये होती है एक जिसको बोल सकते हैं हम कला या कारीगरी। देखिए बलोखरा जी ने कितने अच्छे तरह से यहाँ पे मतलब बोला है। हर जगह ऐसा ही होता है, जब वर्षा होती है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आमोद प्रमोद की ऋतु मानी जाती है। वहाँ पे वर्षा होने से जो है लोग उल्लासित हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं, ठीक है। पपीहे भी हर जगह गूंजते हैं, मोर की कुहुक भी सुनाई देती है और बिजली चमकने लगती है, ठीक है। इस तरह से वर्षा ऋतु सावन भाद्रपद व अश्विन मास में आती है। ऊना क्षेत्र में सावन मास में प्राकृतिक सौंदर्य नई आभा लेकर निखरने लगता है। मेघाच्छादित आकाश से सारा वातावरण अद्भुत एवं आकर्षित बन जाता है। सावन के आगमन से जनमानस आत्मविभोर हो उठता है। भाद्रपद मास में पानी का छमाछम बरसना जारी रहता है। झरनों का अविराम नाद, पर्वत मरमम ध्वनि, देखो
झरने से झरने की हमें वो सुनाई देती है, बारिश की बूंदे की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब बारिश में होता है। यहाँ पे अपने वर्षा ऋतु का रेफरेंस देना है, जैसा हर जगह होता है वैसा ही ऊना के संदर्भ में भी होता है। ठीक है, अब आती है यहाँ पे सर्दी की ऋतु, जिसको बोलते हैं शरद ऋतु। ठीक है, जिला ऊना में शरद ऋतु के आगमन के साथ समस्त प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। हरियाली समाप्त होने लगती है, वृक्षों से पत्ते झड़ने आरंभ हो जाते हैं, नदी नाले भी सूखने लगते हैं। लोग गर्म वस्त्र वाग गोबर एकत्रित कर शरद ऋतु का सामना करते हैं। तो यहाँ पे सर्दी की बात हो रही है। ऊना की जैसे गर्मी खतरनाक है, वैसे यहाँ पे सर्दी भी बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स। तो आगे है, फिर क्या होता है इस सर्दी में, अग्रहाणाले मास में सर्दी बढ़ने लगती है। पौष माघ में सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। इस मास में सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, सारे क्षेत्र में सर्दी हवाएं चलती है, आसमान बादल छाए रहते हैं, गर्म वस्त्रों का प्रयोग होता है। शरद ऋतु में ऊना का तापमान कभी भी 0 डिग्री से नीचे नहीं चला जाता और यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती। ठीक है, प्लेन एरिया है, बहुत डाउन में है, तो बर्फ़ नहीं गिरेगी यहाँ पे। सर्दी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत तेज़ होती है। ठीक है, तो हमने ऊना की जो है ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे यहाँ की ज़रा भाषाएं के ऊपर चलते हैं। भाषा क्या क्या कैसी भाषा होती है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी भाषा को अनेक समुदाय में विभाजित किया जाता है। मगधी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, कोरबी, पंजाबी और पहाड़ी हिंदी के प्रमुख समुदाय हैं। ये हिंदी के समुदाय है फ्रेंड्स, नोट कर लेना इन चीज़ को। पंजाबी समुदाय में पंजाबी, डोगरी और कांगड़ी भाषा आती है। ठीक है, पहाड़ी समुदाय में जो है कुल्लूवी, चंबियाली, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी को रखा गया है। 3 समुदाय यहाँ पे। ठीक है, एक तो है हिंदी समुदाय, ठीक है, दूसरा है पंजाबी समुदाय और तीसरा है पहाड़ी समुदाय। तो हिंदी की अधीन आती है मगधी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, कोरबी, पंजाबी। ठीक है, पंजाबी समुदाय का अधीन आती है पंजाबी, डोगरी और कांगड़ी। पहाड़ी का अधीन आती है कुल्लूवी, चंबियाली, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, इस प्रकार पहाड़ी की व्यापक परिधि में पश्चिमी और पूर्वी शाखाओं में समाविष्ट किया जाता है। पहाड़ी भारतीय आर्य की वह भाषा है जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश तथा उसके कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये भाषा के बारे में था। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी लगभग 31 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। हिमाचल को कितने रियासतों को मिलकर बनाया गया था? 31 रियासतों को, छोटी बड़ी रियासतों को। ठीक है, बाद में साथ लगे पंजाब के पहाड़ी इलाकों का समागम करके हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का रूप दे दिया गया। मूलतः पहाड़ी भाषा के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। डॉक्टर गियर्सन ने पहाड़ी बोलियों के विविध समूह माने हैं। इसमें कांगड़ी, कहलोरी, ऊना क्षेत्र की ऊनवी को पश्चिमी हिंदी की बोलियां नहीं मानकर पंजाबी समूह में रखा गया। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भाषा का अंतर आना स्वाभाविक है। स्थान भेद के कारण उच्चारण, शब्दावली, व्याकरण में भिन्नता आ जाती है। पंजाब सीमा कमिश्नर की रिपोर्ट में सांस्कृतिक एवं भाषात्मक आधार पर शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और ऊना को हिमाचल प्रदेश में निर्दिष्ट की जाने की सिफारिश भी की गई थी। यदि पहाड़ी भाषा के स्वरूप पर विश्लेषण किए जाए तो पता चलता है कि मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिले हिमालय के बाहरी क्षेत्र में अवश्य पड़ते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों की मुख्य विशेषताएं पहाड़ी भाषा ही है। अतः ऊना क्षेत्र में प्रचलित भाषा को ऊनवी का नाम दिया जा सकता है। ऊनवी, ऊना में जो बोली जाती है ऊनवी बोला जा सकता है। ठीक है, तथा हिमाचल तथा पहाड़ी भाषा की बोली है। ऊनवी को भी अनेक उपबोलियां में प्रचलित है। ये बोलियां हैं बीत, चिंतपूर्णी, गगरेट, कूट, लेहड़ क्षेत्र में प्रचलित। ऊना जिले में एक बड़े हिस्से में पंजाबी भाषा भी बोली जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे पंजाबी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोकल भाषा बोलते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ऊनवी। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे वेशभूषा। वेशभूषा होता है कि हम क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, ऊना क्षेत्र में लोगों की वेशभूषा बहुत साधारण है। पुरुष कुर्ता पजामा, पैंट, कोट पहनते हैं। बूढ़े जो है सिर पे पगड़ी पहनते हैं, कंधे पर तौलिया होता है उनके, धोती बांधते हैं। स्त्रियां प्रायः कुर्ता, सलवार, साड़ी और लहंगा पहनती हैं। स्त्री द्वारा पहने जाने वाली सलवार को स्थानीय भाषा में सुत्थन कहा जाता है। ठीक है, स्त्रियां सिर पर दुपट्टा ओढ़ती है। विवाहित स्त्रियां घूंघट डालती है। स्त्रियां शादी के अवसर पर लहंगा पहनती है, किंतु अब धीरे धीरे लहंगों का स्थान साड़ियों ने ले लिया है। यहाँ की स्त्रियां आभूषण प्रिय है। स्त्रियों की इस प्रवृत्ति को यहाँ पर प्रचलित लोकगीत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ लगभग 72 प्रकार के आभूषण हैं, जिसमें से हार, अंगूठी, चूड़ा, नथ, टीका, बालू
फूलचौक व झांझरा आदि प्रमुख हैं। यहाँ की स्त्रियाँ अधिकतर विवाह तथा विभिन्न पर्वों के अवसर पर भरपूर श्रृंगार करती है। स्त्रियाँ प्रतिदिन के पहरावे में जिनमें हार, अंगूठा, चूड़ा, नथ, टीका, बालू, फूलचौक तथा झांझर यहाँ के प्रमुख आभूषण है। स्त्रियाँ अधिकतर विवाह तथा विभिन्न पर्वों के अवसर पर भरपूर श्रृंगार करती है। स्त्रियाँ प्रतिदिन के पहनावे में सुहाग के निशाने के रूप में कोका, बालियाँ, चूड़ियाँ, माथे का टीका, सिंदूर आदि से अपनी मांग को सजाती है। आभूषण के बारे में हमने पढ़ लिया। सिंपल है यार, जैसा मतलब यहाँ पे कोई अलग यूनिक टाइप के आभूषण नहीं पहनते। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे फ्रेंड्स जैसे चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ के लोगों के आभूषण है, यहाँ के पहनावा कुछ अलग है। ऊना एक मतलब मैं बोलता हूँ नॉर्मल है, जैसा हर जगह पहनते हैं वैसा ही यहाँ पे होता है। भोजन व खान पान पड़ते हैं, भोजन भी वैसा ही फ्रेंड्स, उतना वो नहीं यहाँ पे, चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। ऊना क्षेत्र के अधिकतर लोग सादा भोजन करते हैं। गेहूँ, मक्की, चावल तथा विभिन्न दालों की पैदावार यहाँ बहुत अधिक होती है। यहाँ के मुख्य आहार में चपाती, मक्की की रोटी, चावल, कढ़ी, मांस, मंगूर, मुर्गे तथा मूंग तथा सरसों का साग आदि का बहुत अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। माह यहाँ विवाह, संस्कार, धार्मिक उत्सव तथा मांगलिक अवसर पर विशिष्ट प्रकार के स्वादिष्ट खाने बनाए जाते हैं। इसमें पनीर, छोले भटूरे, गंडियाली, अरबी इसको बोलते हैं, भल्ले, सेवियाँ, बबरू, गोगले, मट्ठे, गन्ने के रस की मुख्य खीर, मैणी, पत्तेहड़, खिचड़ी, चटनी, पूरियाँ, हलवा, खीर तथा दलियाँ आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र के निवासियों का सबसे प्रिय फल आम है। ऊना के आम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ आम की विभिन्न किस्में हैं, जिसमें लंगड़ा, संदूरी आम, अचारी आम, जाड़ा आम है। आम के अतिरिक्त यहाँ पर अमरूद, केला, जामुन, फालसा, खरबूजा, तरबूज, नाशपाती, बब्बू, कोशा, संतरा, लुखाटा इत्यादि क्षेत्र के प्रमुख फल है। यहाँ प्रचलित पेय पदार्थों में गन्ने का रस, लस्सी, दूध, दही, नींबू की शिकंजवी, विभिन्न प्रकार के शरबत, बाजी आदि महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। इसके अतिरिक्त ऊना क्षेत्र के लोग मांसाहारी भी हैं। मांस में बकरा, मुर्गा, खरगोश, हिरण, तीतर, बटेर, कबूतर, मछली, सुअर आदि का मांस खाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ आम, नींबू, गाजर, शलगम, मिर्च, गोभी आदि भी खाई जाती है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। ये हर जगह खान पान के बारे में जहाँ पूछेगा, ऊना के दृष्टिकोण से आपने जैसा आप खुद करते हो ऐसा इसमें डाल देना है। जो जो चीज़ खाई जाती है वो हर चीज़ ऊना में भी खाई जाती है। अगला है रीति रिवाज एवं धार्मिक आस्था। अब रीति रिवाज पढ़ते जरा इनके, ऊना के रहने वाले जो लोग हैं उनके रीति रिवाज पढ़ते हैं। लोक जीवन में रीति रिवाज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रीति रिवाज परंपरा और आचार विचार के अनुसार जनजीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऊना क्षेत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज प्रचलित हैं। यहाँ के रीति रिवाज में संस्कारों का प्रमुख स्थान रहता है। ऊना क्षेत्र में समस्त रीति रिवाजों में हमारे संस्कार सुरक्षित हैं। यहाँ के जनमानस में व्याप्त संस्कारों में एक और जहाँ सामाजिक कर्तव्य परायणता तथा व्यक्तिगत जीवन की सार्थकता के भाव उद्घाटित होती है, वहीं दूसरी ओर संस्कारों में धार्मिकता का बोध भी होता है। जिला ऊना के लोगों का समस्त जीवन सामाजिक नियमों की कड़ियों में से बंधा होता है। इस दृष्टि से यहाँ जीवन की सार्थकता विभिन्न संस्कारों से पूर्ण होने पर ही मानी जाती है। वास्तव में संस्कार संस्कृति के आधार है, जिन पर संस्कृति का प्रसाद निर्मित होता है। सामान्यतः शास्त्रों में सामाजिक और वैयक्तिक व्यवस्था के लिए जो विधि विधान निर्धारित किए गए हैं उन्हें संस्कार कहा जाता है। संस्कार मुख्य रूप से 16 माने गए हैं। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वैद्य, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि आदि। ठीक है। ऊना जनपद में वर्तमान में जन्म, विवाह तथा मृत्यु संस्कार ही मुख्य रूप से प्रचलित है। इन्हीं संस्कारों में दूसरे संस्कारों को भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ समाहित कर लिया गया है। यहाँ संस्कार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं और अवसरों के अनुसार दिए जाते हैं। ऊना जनपद का समस्त जीवन संस्कारों में संबद्ध है। अतः यहाँ लोगों की मान्यता है कि संस्कार द्वारा ही जीवन पवित्र एवं आकर्षित बनता है। संस्कार पढ़े हमने यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं लगी। ये जो 16 संस्कार है ये आपने याद रख लेना अगर आपने रखने होंगे तो। आगे देखते हैं। जन्म का संस्कार। जन्म संस्कार, जब यहाँ पे जन्म होता है किसी बच्चे का तो क्या होता है वहाँ पे देखिए। जिला ऊना में जन्म संस्कार विशेष महत्व है।
लोग समाज में उन्हीं विवाहित स्त्रियों को आदर भाव से देखा जाता है जो गर्भवती होने का सामर्थ्य रखती है। यहाँ पुत्र जन्म पर अत्यधिक उल्लास मनाया जाता है। यहाँ पे जब बेटा होता है तो यहाँ पे बहुत अधिक मतलब खुश हो जाते हैं लोग। ये तो ऑल ओवर हिमाचल की बात है, ठीक है, ये ऊना की बात नहीं है। इसका मुख्य कारण प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुत्र द्वारा ही वंश को चलाना है। लोक समाज में पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर घर में लोकगीत गाए जाने की भी प्रथा है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को रण जूझने कहते हैं। रण जूझने शब्द का अभिप्राय है रण में जूझने वाला, ठीक है, अर्थात बालक बड़ा होकर युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। शिशु पंच के 5वें दिन घर में जिस संस्कार का आयोजन किया जाता है उस क्षेत्र की बोली में पंजाब कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सूतक अशुद्धता दूर करना होता है। सूतक के समय घर में किसी भी तरह के पूजा पाठ अथवा अनुष्ठान नहीं किया जाता, इसलिए पंजाब करना आवश्यक माना जाता है। इस संस्कार के आयोजन के पश्चात ही पूजा पाठ आरंभ किया जाता है। इस संस्कार के अवसर पर गाय के गौमूत्र से घर की शुद्धि की जाती है। पंजाब संस्कार को गूंत्र या गौंत भी कहा जाता है। इस संस्कार को गूंत्र इसलिए कहती है कि इस दिन जच्चा इनको स्नान करवाने के पश्चात गाय का गूंत्र चटाया जाता है। इसके साथ ही जच्चा के दांत वृक्ष के पत्तों से साफ किए जाते हैं तथा मिट्टी द्वारा उसके हाथ धुलाए जाते हैं। स्त्रियां उसका श्रृंगार करती है, जो जन्म देने वाली होती है ना, जच्चा, ठीक है। तो पता होगा आपको कि गौमूत्र उसको चटाया जाता है, उसके दांत पत्तों से साफ किए जाते हैं, मिट्टी से उसके हाथ पैर धुलाए जाते हैं, जो स्त्रियां ऐसा करती है। उसके पश्चात शिशु को भी नहलाया जाता है। इस अवसर पर पंडित देवताओं की पूजा अर्चना के लिए एक मंडप तैयार करता है। इस मंडप में पति पत्नी अपने नवजात शिशु को लेकर बैठते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर ही बच्चे का नामकरण कर देते हैं। इस अवसर पर सगे संबंधियों को बुलाया जाता है, फल उपहार मिठाइयाँ बांटी जाती है तथा लोकगीत भी गाए जाते हैं। आगे है शिशु जन्म के उपलक्ष्य पर ऊना क्षेत्र में बिहाई पूजन की प्रथा भी प्रचलित है। लोग पंजाब संस्कार वाले दिन ही बिहाई पूजन करते हैं। इस क्षेत्र के कुछ भागों में कोई विशेष दिन निश्चित करके जन्मदिन के अवसर पर भी बिहाई पूजन किया जाता है। इस अवसर पर मिट्टी या गाय के गोबर से बिहाई कुल देवी की प्रतिमा बनाई जाती है। बिहाई यहाँ पे कुल देवी है, ठीक है। गोबर या मिट्टी से जो है उस देवी की प्रतिमा मूर्ति बनाई जाती है। कुछ लोगों द्वारा नारियल रखने की प्रथा भी है। घर की सबसे बड़ी स्त्री अपने हाथों से बिहाई की प्रतिमा बनाती है। बिहाई में सोना, चांदी, तांबा, मूंगा, मोती आदि वस्तुएं डाली जाती है। इसके पश्चात बिहाई पर दूब तथा लाल कपड़ा डालकर जच्चा के कमरे में रख दिया जाता है। कुछ लोग बिहाई को कुएं के ऊपर भी छोड़ते हैं। शाम होने पर बिहाई छोड़ी जाती है। इस अवसर पर चावलों को पीसकर उसका लेप तैयार किया जाता है। इस लेप को आपण कहते हैं। स्त्रियां आपण से भीगे हुए चनों से दरवाज़ों के बाहर दोनों ओर गोल चक्र जैसे निशान लगाते हैं। इन चक्रों के बीच में लाल कुंगू तिलक लगाया जाता है। औरतें समीप के घरों व रास्तों के किनारे पड़े हुए पत्थर पर भी इस प्रकार के चिन्ह लगाती हुई कुएं तक पहुंचती है। बियाही को कुएं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। बियाही के समीप चने, शक्कर, धूप, दिया, पुष्पादि रखकर बियाही का पूजन किया जाता है। कुएं की डेंक पर मौली बांधी जाती है। कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी व गागर पर भी मौली बांधी जाती है। सभी स्त्रियों के पास घड़े होते हैं जिनसे वह पानी भरती है। नेक्स्ट है ऊना क्षेत्र के कुछ भागों में अन्नप्राशन संस्कार शिशु के 8वें मास में मनाया जाता है। इस संस्कार को खीरपू संस्कार भी कहते हैं। इस अवसर पर खीर बनाई जाती है क्योंकि दूध तथा चावल मिलाकर जो दूध और चावल से मिलकर बनता है। खीर के कटोरे में डालकर शिशु के सामने रख देते हैं। खीर के कटोरे के समीप रुपये, पैसे, आभूषण, कलम तथा पुस्तक आदि भी रख दी जाती है। मतलब बच्चे के सामने रख दी जाती है कि जो उठाएगा वो ये बच्चा ऐसा ही बनेगा। तत्पश्चात क्या होता है, शिशु या बच्चे को इस वस्तुओं के समय छोड़ दिए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि यदि बच्चा जो है रुपये, पैसे, आभूषण आदि को उठाता है तो वह बड़ा होकर धनवान बनेगा। यदि वह कलम, पुस्तक उठाता है तो वह विद्या अध्ययन में प्रवीण होगा। और यदि वह खीर की कटोरी को उठाता है तो शिशु पेटू बनेगा। पेटू होता है अधिक खाने वाला। अतः इस संस्कार द्वारा शिशु का मनोवृत्ति का चित्रण होता है। ओके, आगे है यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का विषय में तो होता है।
ऊना क्षेत्र में यज्ञ पवित्र संस्कार जाति विशेष से ही संपन्न होता है। यह संस्कार विवाह के समतुल्य ही अत्यधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर मनाई जाने वाली रस्मों व वैवाहिक अवसरों की प्रथा में अत्यधिक सामंजस्य है। अधिकांश जातियों में यह संस्कार विवाह के अवसर पर ही आयोजित किया जाता है। ऊना क्षेत्र में यज्ञ पवित्र के लिए जनेऊ शब्द प्रचलित है। ऊना क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार में इस संस्कार का विशिष्ट महत्व है। अतः इस संस्कार के माध्यम से ऊना की लोक संस्कृति का सुंदर रूपायित होता है। इस अवसर पर सर्वप्रथम बालक का मुंडन किया जाता है, वेदी बनाकर हवन कराया जाता है। इसके पश्चात बालक को स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात लंगोटी, खड़ाऊ, पलाश, दंड एवं यज्ञ पवित्र धारण करता है। विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करने के पश्चात बालक कंधे पर झोले डालकर भिक्षु का रूप धारण करता है। इस अवसर पर पंडित या किसी विद्वान व्यक्ति को बालक या गुरु बना दिया जाता है। वह बालक को गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र ग्रहण करने के पश्चात बालक भिक्षा मांगने का उपक्रम करता है। इसके पश्चात मंडप में उपस्थित सभी लोग बालक को भिक्षा देते हैं। बालक प्राप्त हुई भिक्षा अपने गुरु की झोली में डाल देता है। इस अवसर पर ब्रह्म भोज का आयोजन होता है तथा ऐसे में हंसी मजाक भी चलता है जो पारिवारिक सदस्यों की घनिष्ठता का बोध कराता है। ये संस्कार है यज्ञ पवित्र संस्कार। ठीक है, अगला संस्कार है ऊना क्षेत्र में मुंडन। अगला है मुंडन संस्कार। ऊना क्षेत्र में मुंडन संस्कार की विशेष महत्व रहती है। मुंडन संस्कार केवल बालकों का ही होता है। मुंडन होता है बालों की कटाई करते, जब बालों के कटिंग करते हैं, सॉरी। स्थानीय बोली में इसे जमालू के नाम से पुकारा जाता है। जमालू का अर्थ है जन्म के बालों से है। यहाँ बालक के जन्म में प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम अथवा नव वर्ष में संस्कार होता है। इस संस्कार का आयोजित पंडित द्वारा शुभ मुहूर्त निकाल कर निश्चित किया जाता है। इस अवसर पर रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दिया जाता है। बालक के मामा, बुआ तथा बहन आदि उपस्थित होना अवश्य समझा जाता है। कुछ लोग इस संस्कार को धार्मिक स्थल से भी मनाते हैं। धार्मिक स्थलों से भी कुछ लोग इस संस्कार को जो है मनाते हैं। तो संस्कार के बारे में हमने पढ़ लिया ऊना के। अब पढ़ते जरा ऊना में जो विवाह होते हैं, ऊना में जो शादियाँ होती है वो कैसी होती है। ठीक है, चलिए। ऊना क्षेत्र में विवाह संस्कार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऊना क्षेत्र में आज जो विवाह का प्रचलन है वह प्राचीन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है। इसमें विवाह मुख्य रूप से जाति विशेष में ही किया जाता है। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संस्कार को संपन्न किया जाता है। वर्तमान में कुछ अंतर्जातीय व प्रेम विवाह का प्रथा का प्रचलन भी मिलता है। प्रेम विवाह अधिकतर न्यायालय की औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात वैध माने जाते हैं। विवाह संस्कार का पूर्ण करने के लिए रीति रिवाजों के अनुरूप सभी रस्में निभाई जाती है। ऊना क्षेत्र में लड़का लड़की के वयस्क होने पर परिवारजन उनके लिए रिश्ता ढूंढने का प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम लड़के लड़की की कुंडली जन्म पत्र को मिलाया जाता है। कुंडली के ग्रह मिलने पर सगाई पक्की समझी जाती है। सगाई होने पर पंडित द्वारा शुभ मुहूर्त निकालकर विवाह का दिन निश्चित किया जाता है। विवाह का जो दिन निश्चित किया जाता है उसे साहा कहते हैं, साहा। ठीक है, विवाह से कुछ पहले ही औरतें विवाह गीत गाना शुरू कर देती है। इस अवसर पर विवाह की कोई ऐसी क्रिया नहीं जो मांगल्य गीतों के बिना संपन्न होती हो। ऊना क्षेत्र में विवाह संस्कार का सर्वप्रथम रस्म सगाई होती है। ऊना की स्थानीय भाषा में सगाई को शगुन ठाका या रोका भी कहते हैं। शगुन ठाका या रोका ये होता है सगाई। शगुन ठाका या रोका ऊना में बोलते हैं इसको सगाई। इस अवसर पर कन्या पक्ष वाले वर को शगुन डालते हैं। शगुन के विभिन्न उपहार व आभूषण दिए जाते हैं। वर के सगे संबंधियों तथा नाते रिश्तेदारों को भी वस्त्र, आभूषण, मिठाई तथा रुपये आदि उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं। पक्ष के लोग वधू के विभिन्न उपहारों भेंट करते हैं। कुल पुरोहित द्वारा इस अवसर पर अनेक अनुष्ठान तथा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। यहाँ विवाहोत्सव के शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की स्तुति एवं आशीर्वाद की प्राप्ति की परंपरा है। सामान्यतः लोगों में विश्वास है कि प्रचलित है कि सर्वप्रथम गणेश पूजन का विवाह प्रत्येक कार्य में सफलतापूर्वक बनाते हैं। ठीक है, जब शादी का शुभ मुहूर्त आरंभ किया जाता है तो उसे लई कहते हैं, लई। इस अवसर पर जो है पंडित मुहूर्त निकाल कर किसी सुहागिन स्त्री के नाम का पहला अक्षर निकालता है। जिसके नाम का प्रथम अक्षर निकलता है उसी के नाम से लई स्त्री आंचल में डाल, लई जो है स्त्री के आंचल में या स्त्री के जो उसमें डाल दी जाती है आंचल में।
जिस औरत का नाम पंडित निकालता है वह उस लड़के या लड़की के सभी शगुन करती है। इस प्रकार लेच्छे से वर की शादी के सभी शुभ मुहूर्त का आरंभ किया माना जाता है। इस अवसर पर पंडित कन्या अथवा वर पक्ष के परिवारजनों को विशेष महत्व देता है। अतः लेच्छे रस्म द्वारा वर वधू के प्रति पारिवारिक सदस्य परस्पर स्नेह प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी होती है। नेक्स्ट है समूहूत की रस्म। समूहूत की रस्म का भी यहाँ विशेष महत्व है। समूहूत का अर्थ है शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस शुभ अवसर पर घर के किसी स्थल पर सर्वप्रथम गोबर का चौका डाल दिया जाता है, पानी का कलश स्थापित करते हैं एवं सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके समीप कुल देवता की प्रतिमाएं भी रख दी जाती है। तत्पश्चात पंडित द्वारा पूजन आरंभ करवाया जाता है। इस अवसर पर देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये क्या है? यह है अब अगला संस्कार है शांत संस्कार। शांत संस्कार के अवसर पर वर वधू के परिवारजन द्वारा शांति हवन का आयोजन कराया जाता है। इस रस्म में मामा मामी का भाग लेना अति अनिवार्य होता है। ऊना क्षेत्र में शांत के अवसर पर मामा द्वारा वधू के बसेर, कंगन व लाल वस्त्र देने की प्रथा है। शांत संस्कार में कन्या की पुरानी चूड़ियाँ उतार दी जाती है तथा मामा द्वारा कन्या का लाल चूड़ा व बेसर डाल दिया जाता है। ठीक है। इस अवसर पर लड़की के माता पिता व भाई भाभी द्वारा वस्त्र व आभूषण पर वर वधू को दिए जाने की प्रथा है। इस अवसर पर हास्य परिवास व्यंग्य विनोद तत्व का गुरा पुट भी निहित होता है। ऊना क्षेत्र में उबटन लेपन संस्कार को बटना मलना कहा जाता है। देखिए यहाँ बोलते हैं उबटन लेपन, हम बोलते हैं बटना। ठीक है। बटना मलना भी कहा जाता है उबटन लेपन संस्कार को। इसका लेपन विवाह में अति अनिवार्य माना जाता है। यह रस्म वर वधू दोनों पक्षों के समान रूप में होती है। इस अवसर पर कच्ची हल्दी, तेल, मैदा, आटा, इलायची व मुश्क कपूर आदि से उबटन तैयार किया जाता है। जनमानस की मान्यता है कि इन पदार्थ में निर्मित उबटन द्वारा वर वधू के सौंदर्य का निखार आता है। त्वचा सुंदर और चमकीली बनती है। स्त्रियों द्वारा चौक पूरा किया जाता है जिस पर गोबर का लेपन किया जाता है। वर वधू की चौक में छोटी पट्टी बिठाकर बटना का रस्म मनाई जाती है। बटना संस्कार में स्त्रियां आग लेकर चप्पड़ मिट्टी द्वारा निर्मित जो ढक्कन होती है उसमें डालती है। आग में सरसों डाली जाती है। लोगों का विश्वास है कि बटने की खुशबू के कारण वर वधू को बुरी नज़र एवं भूत प्रेत आदि की दृष्टि नहीं पड़ती है। वर वधू को बटना लगाने के पश्चात तेल डालने का संस्कार पूर्ण किया जाता है। तो बटना तक हम पहुंच चुके हैं। ऊना में जो आगे शादियां होती है बटने से आगे क्या होता है देखिए। स्त्रियां वर व वधू को चौके पर बिठा देते हैं। उनके सिर पर तेल की कटोरी रख दी जाती है। इस अवसर पर स्त्रियां व अन्य परिवारजन तेल की कटोरी में तेल व पैसे डालते हैं। इस अवसर पर सबसे अधिक व्यंग्य मामा मामी के साथ किया जाता है। तेल डालने के पश्चात वर वधू को स्नान करवाने की प्रथा है। इस अवसर पर अथवा वधू या दुल्हन को चौके पर बिठाया जाता है। स्त्रियों द्वारा दुल्हन को चारों ओर कंबल या चादर का पर्दा करके नहलाया जाता है। दूल्हे को तो समस्त स्त्रियां परिवारजन व मित्रों के सामने सेहरे के अवसर पर दूल्हा कौतूहल का विषय होता है, नहलाया जाता है। सॉरी, ठीक है। अगला है सेहरे के अवसर पर दूल्हा कौतूहल का विषय होता है। इस अवसर पर दूल्हे को वस्त्र व सेहरा आदि पहनाकर सजाया जाता है। दूल्हे को एक चौकी पर बैठाकर पगड़ी व सेहरा लगाया जाता है। यह कार्य नाई द्वारा किया जाता है। वर के समस्त संबंधी परिवारजनों व मित्रों को एक दरी पर बैठा दिया जाता है। ऊना क्षेत्र में इस रस्म को परसाही या पड़साही कहते हैं। इस अवसर पर मामा द्वारा वर के लिए वस्त्र, सेहरा व विविध उपहार लाए जाते हैं। सेहरे की रस्म द्वारा बहन का भाई के प्रति स्नेह, मामा भांजा व पारस्परिक संबंध, पारिवारिक सदस्यों की असीम उल्लास अभिव्यक्ति होती है। जब सेहरा बांध दिया जाता है तो दूल्हा की शोभा अत्यंत निराली होती है। सेहरा धारण करके दूल्हा अधिक तेजस्वी लगने लगता है। इस अवसर पर उपस्थित समस्त रिश्तेदारों द्वारा दूल्हे को तंबोल लगाया जाता है। दूल्हे को तंबोल में वस्त्र, रुपये, हार, मेवा, मिठाई आदि का शगुन करा दिया जाता है। समस्त लोगों द्वारा दूल्हे को तिलक लगा दिया जाता है। इस अवसर पर दूल्हे की आरती उतारी जाती है। तंबोल के पश्चात दूल्हे को सुरमा डाल दिया जाता है। सुरमा वर की भाभी डालती है। सुरमा डालने के रस्म के पश्चात वर की बहनों द्वारा पंखा झूला जाता है। वर या दूल्हे को
दूल्हे को बहन इस अवसर पर अपने हर्षोल्लास और प्रसन्नता को सभी से व्यक्त कर देती है। इस अवसर पर उसे समस्त वातावरण अत्यंत मनमोहक लगने लगता है। परिवारजनों द्वारा इस अवसर पर दूल्हे को दूध पिलाने की प्रथा भी प्रचलित है। अगला है, जब बारात घर से चलती है तो दूल्हे को मामा द्वारा घोड़ी पर बिठा दिया जाता है। कई क्षेत्रों में पालकी में बैठने की परंपरा भी रही है। इस अवसर पर मित्र परिवारजन की घोड़ी वो आगे हर्षोल्लास से नाचने गाने लग जाते हैं। वर की बहनें, भाभियाँ व अन्य स्त्रियां एकत्रित होकर वर को घर से कुछ दूरी पर छोड़ने जाती हैं। बारात प्रस्थान से पूर्व बहन भाई को ससुराल में होने वाले हास परिहास में सचेत करती है। ठीक है। वर पक्ष के लोग जब वधू के घर के समीप पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम दुल्हन पक्ष वाले वर, दूल्हे व परिवारजनों के पिता, ताया, चाचा, मामा, भाई की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर व वधू के पारिवारिक सदस्य को खुले स्थान पर एकत्रित होते हैं। पंडित व नाई इस रस्म को करवाते हैं। नाई द्वारा भूमि पर लाल कपड़ा बिछा दिया जाता है। इस कपड़े में एक छोर पर वर पक्ष का सदस्य दायां पांव रखता है, दूसरे छोर पर वधू पक्ष के सदस्य द्वारा बायां पांव रख दिया जाता है। वधू पक्ष के सदस्य द्वारा वर पक्ष को रुपये व कंबल दिया जाता है। पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। बैंड बाजे वाला मधुर धुन बजाती है। चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण होता है। इस अवसर पर वधु पक्ष की स्त्रियां व वर पक्ष के परिवारजनों पर व्यंग्य बाण छोड़ती हुई गीत गाती है। बाराती जब वधु के घर में प्रवेश करते हैं तो एक ओर से जहां नवागंतुकों के आने पर अत्यधिक प्रसन्नता व स्वागत की अभिव्यक्ति होती है, वहीं दूसरी ओर हास्य व्यंग्य की पुट भी निहित रहता है। विवाह के इस अवसर पर गाली गीतों का विशेष महत्व होता है। ऊना क्षेत्र में गाली गीतों को ही सिठणियाँ कहते हैं। गाली गीत यहाँ दिए जाते हैं। ठीक है। सिठणियाँ बाराती को भी हर्षोल्लास से सुनते हैं। उन्हें इस गीतों के श्रवण या सुनने की किसी प्रकार की प्रसन्नता या दुख नहीं होता। गाली गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। ठीक है। ऊना जिले में लग्न एवं वैदिक विवाह के महत्वपूर्ण संस्कार है। ये संस्कार पंडित द्वारा शास्त्रीय विधि विधानों से संपन्न किए जाते हैं। सर्वप्रथम लग्न संस्कार द्वारा किया जाता है। पंडित द्वारा हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। कन्या के परिवारजन द्वारा वर को लग्न मंडप में लाया जाता है। तत्पश्चात कन्या को मंडप में लाया जाता है। वर व वधू के लग्न पटकों में गांठ बांध दी जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अभी ऊना की बात है, ये शादी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जगमोहन बलोगरा की बुक है अलौकिक हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर जब उनके जो पटकों में गांठ बांधी जाती है उसके बाद क्या होता है वो पढ़ते हैं जरा। पंडित द्वारा जो है वर व वधू को पूजा करवाया जाता है। इस अवसर पर वधू के परिवारजनों द्वारा भी वर की पूजा की जाती है। लग्न मंडप में किए जाने वाले संस्कारों में कन्यादान संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यह क्रिया वैदिक परिपाटी के अनुसार संपन्न की जाती है। वर के हाथ में वधू का हाथ रख दिया जाता है जिसे लाल रुमाल से ढकते हैं। तत्पश्चात माता पिता के हाथ से एक सूत या गीली मौली दे दी जाती है जो वर वधू के हाथों के इर्द गिर्द बांध दी जाती है। ठीक है। माता पिता द्वारा जल गिरा दिया जाता है। पंडित मंत्रोच्चारण और परंपरागत गीत रीति रिवाज के अनुसार समस्त संस्कार को पूर्ण कराता है। कन्यादान के अवसर पर सारा वातावरण गंभीर हो जाता है। ठीक है। वैदिक संस्कार के अवसर पर वधू के मामा द्वारा गोबर का लेप करके एक चौका पूरा किया जाता है। 4 बांस लेकर चारों दिशाओं में गाड़कर एक मंडप तैयार किया जाता है जिसे वेद या वेदी कहा जाता है। इस अवसर पर जो है वर के परिवारजनों द्वारा वधू का वर को दान दिया जाता है। तत्पश्चात वर व वधू अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लगाते हैं जिन्हें ऊना में लामा कहा जाता है। वैदिक संस्कार में वधू के भाइयों द्वारा अपनी बहन व जीजा के हाथों से फुलियाँ डाल दी जाती हैं। उन्हें होम में डालते हैं। और मुझे इसका आइडिया नहीं है होम क्या होता होगा। ठीक है। वेदी की रस्म में वर वधू दूल्हा जो है दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। इस संस्कार में जो
वधू को वर के वाम पक्ष या बाएं में स्थान में बिठा दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वधू अब पूर्ण रूप से वर की पत्नी बन गई है। वेदी में बैठे सभी रिश्तेदार वर तथा वधू पर फूलों की वर्षा करते हैं। वैदिक संस्कारों के पश्चात विदाई की रस्म होती है। इस अवसर पर पिता का घर छोड़कर ससुराल जाते समय वधू के आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। बेटी की विदाई पर अवसर लड़की को शिक्षा व अच्छे संस्कार की सीख दी जाती है। ओके। 12 जब वापस दूल्हे के घर पहुंचती है तो वर के परिवारजनों द्वारा अनेक रस्में निभाई जाती है। ठीक है। सर्वप्रथम वर व वधू के पहुंचने पर अंतरेण की रस्म की जाती है। वर वधू के आंगन में प्रवेश करने पर वर की माता द्वारा उनके ऊपर रुपए फेंक दिए जाते हैं। उनसे कड़वी कढ़ाई तेल से बना हलवा, ठीक है, तेल से बने हलवे की परिक्रमा करवाई जाती है एवं घर की दहलीज पर तेल रखकर वधू का गृह प्रवेश करवाया जाता है। तत्पश्चात वर व वधू की आरती उतारी जाती है। इस अवसर पर कन्या का गृह प्रवेश मंगलदायक माना जाता है। इस समय पारिवारिक सदस्यों के लिए अत्यंत शोभा व सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात मुँह दृष्टि की रस्म होती है। इस अवसर पर वर पक्ष के समस्त सदस्यों के साथ वधू का परिचय कराया जाता है। परिवारजनों द्वारा वधू का मुख देखा जाता है। मुँह दृष्टि के समय ही वधू के साथ गुणे भी खेले जाते हैं। ये गुणे आटा व मैदा शक्कर मिश्रित करके बना दिया जाता है। ये अंडाकार होते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने हाथ में कुछ गुणे लेकर वधू के हाथ में डाल देते हैं। वधू इन गुणों को हाथ में लेने के पश्चात गुणे वापस उसी ओर लौटा देती है। यह क्रम 5 से 6 बार चलता है। उसके पश्चात खेल समाप्त होने पर वधू अपने हाथों से बचे हुए गुणों को उसी व्यक्ति को खाने के लिए लौटा देती है। गुणे खेलने वाला व्यक्ति वधू को अपने सामर्थ्य के अनुसार रुपये देता है। यह खेल क्रम समस्त परिवारजनों के लिए अत्यंत आनंददायी होता है। इस संस्कार से वधू को परिवारजनों के प्रति प्रेम व आदर भाव रखने की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर दूध पत्ती की रस्म भी निभाई जाती है। जिला ऊना में गोत रलाना संस्कार का विशेष महत्व है। पुरोहित द्वारा इस अवसर पर वधू का गोत्र बदल दिया जाता है। इस संस्कार के पश्चात वर का गोत्र होता है वही गोत्र वधू का बन जाता है। इसके पश्चात अंबिका पूजन रस्म की आम परिक्रमा करते हैं। वर द्वारा आम के इर्द गिर्द सूत कच्चा धागा लपेटा जाता है। पुरोहित कलश व दीपक आम के समीप रखवा कर पूजन करवाया जाता है। इस संस्कार में सुख समृद्धि एवं पेड़ों को सम्मान देने की भावना निहित रहती है। इस समय कंगना संस्कार भी किया जाता है। विवाहोत्सव के समय वर व वधू को बांधे गए कंगने को खोला जाता है। कंगन खोलने वाला व्यक्ति स्त्री व वधू धर्म भाई बहन बन जाते हैं। इस समय बनाए गए धर्म भाई व बहन को कंगन बांध दिया जाता है। यह समस्त जीवन भर पर्यंत रहता है। आगे देखते हैं। जिला ऊना में कुल देवता पूजन की विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विवाह के अंतिम दिन समस्त पारिवारिक सदस्य वर वधू के साथ कुल देवता पूजन के लिए जाते हैं। वर वधू से कुल देवता का पूजन करवाया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियां पिसे हुए चावलों के घोल से पत्थरों, दीवारों और वृक्षों पर व्रत लगाती चलती है। साथ चलने वाली महिला इस व्रत के मध्य कुंकु सिंदूर का तिलक लगाती है। इसे ऐहेपन कहा जाता है। इस अवसर पर परिवारजनों द्वारा बैंड बाजा ढोल बजाकर अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह कृत्य कुल देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। अंततः पारिवारिक सदस्य कुल देवता के पावन स्थल पर पूजा अर्चना आदि देव स्तुति करते हुए पहुँच जाते हैं। विवाह संस्कार पूर्ण रीति रिवाजों के संपन्न होने पर के पश्चात समस्त संबंधित द्वारा विदा कर दिया जाता है। इसके बाद आता है मृत्यु का संस्कार। ऊना में हमने अब मृत्यु का संस्कार पढ़ना है। ठीक है। मृत्यु संस्कार के समय भी विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज यहाँ पर प्रचलित है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक हो तो उसे चारपाई से उठाकर भूमि पर लिटा दिया जाता है। चारपाई पर हुई मृत्यु अशुभ मानी जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति के गोदान अन्नदान कराया जाता है। मृत्यु के पश्चात मृतक के घर में 16 दिन तक पातक रखा जाता है तथा घर में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आदि नहीं किया जाता। मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दिया जाता है तथा 16 दिनों के पश्चात सोलह किया जाता है। कई जगह पर संस्कार 13वें दिन भी किया जाता है। इस अवसर पर लोगों को भोजन दिया जाता है। महीनों के पश्चात मास्कू वर्ष पर बारहसी तथा 4 वर्ष पूरे होने पर मृतक का 100 वर्ष चबर्ख किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वजों द्वारा अन्य संबंधित
संबंधियों की मृत्यु के पश्चात उसे श्राद्ध आदि भी कराए जाते हैं। इस अवसर पर पंडित को भोजन कराया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या स्त्री की शादी ना हुई हो तो फिर भोजन कुंवारे लड़के या लड़की को खिलाया जाता है। अगला है धार्मिक आस्था। ऊना की धार्मिक आस्था पढ़ते हैं। जिला ऊना के लोग समाज में ईश्वरीय भक्ति के विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। यहाँ के जनमानस में ब्रह्म के सगुणों और निर्गुणों दोनों रूपों से श्रद्धा भाव से अभिव्यक्त होते हैं। जनमानस बहुदेववाद को भी अधिक विश्वास रखता है। यहाँ ईश्वर के विभिन्न अवतारों की बहुत श्रद्धा पूर्वक अर्चना आराधना की जाती है। ऊना जिले में गणेश, शिव, कृष्ण, राम, दुर्गा स्थानीय देवी देवताओं में जनमानस का अपार विश्वास है। इसके अतिरिक्त यहाँ लोग तीर्थ स्थानों से ब्राह्मण अगाध विश्वास रखते हैं। इन तीर्थ स्थानों में स्नान एवं पूजा अर्चना को कल्याणकारी मानते हैं। ऊना क्षेत्र में गणेश जी की सभी देवी देवताओं में अग्नि पूजा की जाती है। लोग मानस का विश्वास है कि गणेश भगवान में समस्त विघ्नों का नाश करने की शक्ति विद्यमान है, इसलिए जनमानस को गणेश के प्रति अपार श्रद्धा है। जिला ऊना के लोगों द्वारा आदि देव शिव की बड़ी श्रद्धा से आराधना की जाती है। ऊना के अनेक स्थानों में विद्यमान शिव मंदिर यहाँ की जन आस्था के प्रतीक है। श्रद्धालु शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर विल्ल पत्र, दूर्वा, तिल, चावल, दूध, जल चढ़ाकर असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ विद्यमान शिवालय में शिव भक्त भजन कीर्तन द्वारा शिव की स्तुति करते हैं। लोग समाज में शिव के साथ की पूजा अर्चना स्वतंत्र एवं मिश्रित दोनों रूप से करते हैं। ऊना क्षेत्र में कृष्ण के विभिन्न रूप से प्रभावित होते हैं। यहाँ कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यहाँ लोग समाज में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के साथ साथ उनके बालकाल की विभिन्न क्रीड़ाओं, गोपियों के साथ प्रेम संग, विरह भावना, तन्मयता तथा कृष्ण की लोक कल्याणकारी रूप से पूजा की जाती है। ऊना क्षेत्र में राम को धर्म का मूर्त रूप माना जाता है। यहाँ राम को सेवा, परोपकार, परिहित, बसंत स्वभाव और संबंध भाव आदि गुणों से रूपावित किया जाता है। लोक धारणा है कि राम के जीवन का प्रत्येक कार्य अनुकरणीय है। राम के भातृ प्रेम, भक्ति एवं पत्नी व्रत, धर्म, गुरु भक्ति, परिवारजनों को सेवा एवं विपत्ति में धीरज रखने की भावना जनमानस के लिए सदैव अनुकरणीय है। यहाँ जो है लोग समाज में दुर्गा का विशिष्ट स्थान है। यहाँ दुर्गा के संबंध में अनेक जन श्रुतियाँ प्रचलित है। अब दुर्गा माता के बारे में जरा थोड़ा पढ़ते हैं। ऊना में जो दुर्गा माता को कैसा स्थान देते हैं, ठीक है। पहले लेते फ्रेंड्स। यहाँ दुर्गा के संबंध में अनेक जन श्रुतियाँ प्रचलित हैं। एक जनश्रुति के अनुसार महाकाली द्वारा दुर्ग नामक राक्षस का वध किया जाता था। तत्पश्चात महाकाली को दुर्गा कहा जाने लगा। जनमानस की धारणा है कि जब शिव पार्वती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो जहाँ जहाँ पार्वती के शरीर के अंग गिरे थे वहीं शक्ति स्थल का उद्गम हुआ था, अतः यह समस्त स्थान की दुर्गा की शक्ति का स्थल कहलाया। इसके अतिरिक्त ऊना जिला में चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वालामुखी, चामुंडा, अम्बे, शारदा, लक्ष्मी, पार्वती, फूला रानी, मनसा देवी आदि दुर्गा के विभिन्न रूप माने जाते हैं। ऊना जिला के विभिन्न भागों में अनेक मंदिर विद्यमान है। इन मंदिरों में प्रति वर्ष अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। इस अवसर पर लोक मानस अत्यंत श्रद्धा विभोर होकर दुर्गा के महिम गान में लीन रहता है। यहाँ प्रचलित परंपरा के अनुसार श्रद्धालु मनोकामनाएं पूर्ण होने के पश्चात दुर्गा को सोने का छत्र एवं आभूषण भेंट करते हैं। ऊना जिले में एक और जहाँ गणेश, राम, श्री कृष्ण, शिव व दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है, वहीं दूसरी ओर जनमानस के मन में अपने स्थानीय देवी देवताओं के प्रति भी गहन श्रद्धा भाव रहती है। ऊना स्थानीय देवी देवताओं में बाबा बालकनाथ बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा जोगी पंगा वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा रुद्रनंद, बाबा बड़भाग सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीर निगाहा, गुगा जहार वीर, जमा सणी देवी, कामाख्या देवी, ज्योली माता, भद्रकाली, पहाड़ियाँ बाबा एवं सिद्ध चीनी आदि मुख्य है।
स्थानीय देवी देवताओं के से संबंधित स्थल अपनी दिव्यता, भव्यता, धार्मिकता, भावनात्मकता एवं सांस्कृतिक एकता से भरपूर है। श्रद्धालु प्रतिवर्ष इन स्थलों पर मेला का आयोजन करते हैं। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न स्थानों पर मनौतियाँ मांगते हैं। यहाँ के लोग जब कभी शादी या कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं तो सर्वप्रथम रामायण या श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ अपने घरों में अवश्य करवाते हैं। यहाँ के लोग गायत्री, शिव तथा दुर्गा के पाठों का आयोजन ही अपने घरों में करवाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा बैसाखी आदि पर्वों पर नदी या सरोवर में नहाना शुभ माना जाता है। ऊना क्षेत्र में हवन, यज्ञ तथा कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त लोग जंत्र मंत्र, भूत प्रेत एवं शगुन अपशगुन में विश्वास रखते हैं। तो ऊना के धार्मिक मान्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में हम पढ़ते फ्रेंड्स यहाँ की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऊना क्षेत्र के लोगों का जीवन कई प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ अधिकतर गेहूँ एवं मक्की की खेती होती है। कुछ भागों में धान की फसल भी होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ गोभी, घिया, शलगम, काशीफल, टमाटर, मटर, करेला, गंडियाली, गाजर, बैंगन, भिंडी, पंडोल, रामतोली, आलू आदि सब्जियाँ अधिक मात्रा में लोग उगाते हैं। बागवानी भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ऊना क्षेत्र के लोग आम, खरबूजा, तरबूज, संतरा, अमरूद, नाशपाती, गलगल, आंवला, बब्बू कोशा आदि फलों को बेचकर बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। यहाँ के जनजीवन के साथ पशुपालन मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ आदि दुधारू पशु अधिक मात्रा में यहाँ पे पाले जाते हैं, जिनका दूध, ऊन, मांस आदि बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों में मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन तथा बाण बुनना आदि व्यवसाय भी अपनाए हुए हैं। ऊना के महतपुर, टाहलीवाल, गगरेट क्षेत्र में उद्योग धंधों की दृष्टि से बहुत अधिक विकसित एवं प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत बड़े कारखाने स्थापित हैं, जिसमें हजारों लोग मेहनत मजदूरी करके अपने आजीविका कमाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लोग सरकारी कार्यालयों एवं सेना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये बनता है कि ऊना में जो महतपुर, टाहलीवाल, गगरेट, ठीक है, महतपुर, टाहलीवाल एवं गगरेट, ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है ये ऊना में। ठीक है, तो ऊना के बारे में हमने पढ़ा। अब ज़रा इसकी जिला दशकीय जनसंख्या भिन्नता देखते हैं 1901 से 2011 तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1901 में जो व्यक्ति थे यहाँ पे ऊना में 1,65,000 व्यक्ति कुल थे। इसे महिला पुरुष दश की भिन्नता, दश के परसेंटेज भिन्नता, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कुछ भी नहीं उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था। उस वक्त सिर्फ इतना रिकॉर्ड किया गया था कि कितने ऊना में लोग रहते हैं, तो 1,65,000 1901 के दशक में रहते थे। ठीक है, तो ये सब उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें जो याद रखनी है वो है ये चीज़। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ऊना के व्यक्ति थे कुल 5,01,171, पुरुष थे 2,63,692, महिलाएं थी 2,57,488। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऊना का लिंग अनुपात था, वो था 976 महिलाएं प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ऊना के बारे में, डिस्ट्रिक्ट ऊना हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, आपने इस वीडियो को बार बार देखनी है। आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करिए अगर आपको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं। पहले हम जगमोहन बोलोखरा की बुक को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइनर क्वेश्चन, MCQs वगैरह को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो कृपया वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए। ठीक है, और यदि आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो लगे रहिए अपने काम में फ्रेंड्स। मैं रविंद्र सिंह, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।